वो वीडियो आज तक घूमता है हर इलेक्शन में। एमएलए की फुल फॉर्म क्या है वो बताइए सर। एमएलए की फुल फॉर्म तो वही होता है ना, लेबरेज जो मंथ वो है ना, इंग्लिश उस समय इतनी पढ़ी लिखे थे हम है नहीं, पूछ लिया तो नहीं बता सका और मेरा पूरा वो खेल उड़ा रहा। मैं मिडिल पास हूँ। मैंने सिलाई का काम शुरू किया था मेरी जीवनी के अंदर। उम्रवान व्यक्तियों के नहीं होती बनियान, जेब वाली मात्र पैसा 50 पैसे देते। 50 पैसे में सिलते थे। हाँ, आप नहीं मानो, हम जब काम करते ना कभी भी टिफिन नहीं ले जाते। सने होते और गुड़ होते और रात का दिन पूरे दिन का काम चलाते। मजदूर, सिलाई और अब ससुरा विधायक। 3 बार विधायक रहे आप? 4 बार विधायक रहे। जब ये दूसरी पार्टी वाले कहते होंगे कि हमारा बहुत भ्रष्टाचार का पैसा कमा लिया है, कोई ऐसा कहता है तब कैसा लगता है आपको? मैं इनको कहता हूँ कि एक भी कोई भी अगर साबित कर दे तो मैं मेरी राजनीतिक छोड़ दूं। क्या बात कर रहे हो? ना मैं चैलेंज देता हूँ। एक जो विकास की बात करते हैं तो एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, वो मुद्दा है कमलेश मेटाकास्ट कंपनी का। उसको लेकर आपका क्या टेक है इस पर? पूरे उन लोगों को वहाँ बिठा करके हमने सीएम साहब से वार्ता करवाई और सीएम साहब ने स्पष्ट कहा कि 1 इंच की भी जमीन तुम्हारे खातेदारों की नहीं जाएगी। 1 इंच की जमीन जाएगी तो मैं उनके साथ में खड़ा हूँ। आप ये चैलेंज कर रहे हैं? मैं चैलेंज करता हूँ। गरीब परिवार से निकला हुआ हूँ। मुझे गरीबों की हर समस्या का समाधान करना मेरा कर्तव्य मैं समझता हूँ। रात को भले 1 बजे 2 बजे कभी भी मुझे फोन कर दें, क्योंकि कभी वैसा नहीं कि बड़ा सा कोठी महल बना दिया और रहने का? मेरा खुद का घर ही नहीं है। अगर मेरे आप घर पे जाते तो मेरे सोने के लिए भी लकड़ों के ही खाट है। मानव सेवा करना अपना फर्ज है। मानव सेवा ये अपना धर्म है। आप इतने बड़े सफर में अपने आप को कोई एक चीज जो आज की नवयुवक पीढ़ी को समझने के लिए हो तो वो क्या हो? नमस्कार, आज बात करेंगे हम आबू पिंडवाड़ा के विधायक समाराम गरासिया जी से। नमस्कार सर। नमस्कार साथियों, आज बातचीत के आपके 4थे एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां पर मैं बातचीत करने वाला हूं मेरे एक ऐसे मित्र का जिससे मुलाकात मेरी सिर्फ एक बार हुई थी 2023 के राजस्थान के विधानसभा के चुनावों में। लेकिन वो वीडियो आज तक घूमता है हर इलेक्शन में, क्योंकि उस वीडियो में बातचीत पूछी गई थी एमएलए की फुल फॉर्म, और वो एमएलए की फुल फॉर्म उस विधानसभा के उस प्रत्याशी से पूछी गई थी बीजेपी के, जो नहीं बता पाए थे। तो उसके बाद आज भी वो वीडियो घूमता है। नमस्कार, आज बात करेंगे हम आबू पिंडवाड़ा के विधायक समाराम गरासिया जी से। नमस्कार सर, आपका नमस्कार, स्वागत है सर आपका बातचीत में। बातचीत आगे बढ़ाए उससे पहले एमएलए की फुल फॉर्म क्या है सर? देखो, पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मैं मिडिल पास हूँ। इंग्लिश उस समय इतनी पढ़ी लिखे थे हम है नहीं। और एमएलए बोलते हैं और विधायक बोलते हैं और विधानसभा सदस्य भी बोलते हैं। लेकिन पहले जो मेरा अकस्मात मुझे जानकारी ना होने से भी पूछ लिया तो नहीं बता सका और मेरा पूरा वो खेल उड़ा रहा। फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एमएलए का फुल फॉर्म ये है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। चलिए सर, आपने इतने सालों में इतना कर दिया, आप कुछ विकास के और कई मुद्दों पे बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे उस इंटरव्यू से पहले जो मैं नहीं जान पाया आपके बारे में। समाराम जी, आप बहुत एक लंबे टाइम से राजस्थान की विधानसभा में मेंबर है, आबू पिंडवाड़ा से आप हैं, यहाँ के लोगों का जनप्रतिनिधि के तौर पर वहाँ काम करें। समाराम जी, उससे पहले राजनीति में शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि एक गरासिया बैकग्राउंड के व्यक्ति, जो अक्सर यहाँ पर लोग जिसे माइग्रेशन माना जाता है या फिर कहा जाए जिसे अक्सर कहा जाता है कि जो मजदूरों का काम अमूमन फैक्ट्री में करता है, वो व्यक्ति विधानसभा पहुंच गया, विधायक बन गया, कैसे? जैसे मैं राजनीतिक जीवन से आरएसएस संघ से हूँ। 82 में स्कूल छोड़ करके मैंने सिलाई का काम शुरू किया था मेरी जीवनी के अंदर। और सिलाई करते करते 2008 में मैं बाबूलाल जी येती से संपर्क हुआ। कौन थे ये बाबूलाल? बाबूलाल जी, सर्वज्ञ बाबूलाल जी येती हमारे नगर के प्रमुख व्यक्ति थे, जैन थे, आबू रोड के, पिंडवाड़ा के। उनके मैं बचपन से संपर्क में था, क्योंकि गुणवंत सिंह जी कोठारी वनवासी कल्याण परिषद का काम चलाया करते थे, तो उनके संपर्क में ठेठ से था। 1980 में मैंने आईटीसी की थी, द्वितीय वर्ष भी मैंने किया था। और बाबूलाल जी येती के आदेशानुसार हमने कार सेवा भी 90 में भी की और 92 में भी, दोनों बार की, 92 में भी दोनों बार कार सेवा मजबूती से की। तो समाराम जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कैसे इतना सब कुछ हुआ? क्योंकि देखिए क्या होता है ना, एक आप गरासिया परिवेश में जन्मे, तो कभी सोचा था कि विधायक बन जाऊंगा, गाड़ी चलेगी नहीं, विधानसभा में बात रखूंगा नहीं, लोग अपनी बातों पे वाह करेंगे, ऐसा सोचा था कभी? नहीं सोचा था, लेकिन मैं भारतीय मजदूर संघ में 88 में मुझे बाबूलाल येती जी ने वहाँ सुपरवाइजर पोस्ट पे 88 में मेरे को वहाँ डायरेक्ट सुपरवाइजर में भर्ती करवाया।
मेरी सुपरवाइजर रहते हुए भारतीय मजदूर संघ से हमारे दिनेश जी पुरोहित हैं, जो अभी सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्होंने मुझे इस राजनीतिक में भेजा। मैंने भारतीय मजदूर संघ को मॉडर्न इंसुलेटर में, जेके लक्ष्मी सीमेंट में और सारी जो फैक्ट्री में नंबर 1 की हमारी यूनियन चलती है, इसलिए मैं भारतीय मजदूर संघ में कई वर्षों से कार्य किया। और 2003 में जब अब स्वर्गीय प्रभु राम जी का स्वर्गवास हुआ, उसके बाद में मुझे इन लोगों ने राजनीतिक में भेजा गया। समाराम जी, कभी ऐसा हुआ मन में यार कि ससुरा हम तो यार सिलाई का काम करते थे, कई लोग आपके यहाँ जब हमने पूछा तो बताया कि मजदूर भी थे आप, कई वेलकम कंपनी में आप उधर भी काम करते थे, हाँ। तो मजदूर, सिलाई और अब ससुरा विधायक, तो ये फील कैसा आता है? फील मुझे ये आता है कि मैं गरीब परिवार से निकला हुआ हूँ। मुझे गरीबों की हर समस्या का समाधान करना मेरा कर्तव्य मैं समझता हूँ। रात को भले 1 बजे 2 बजे कभी भी मुझे फोन करते हैं, क्योंकि हमारे जनजाति भाई वनवासी जो बंधु हैं वो रात को अशिक्षित होने की वजह से शराब पी करके देरी से आते हैं, तो उनका कहीं शराब पी करके तो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, या कई हॉस्पिटल में डॉक्टरों की अनुपस्थिति के कारण फोन कर देते हैं। मुझे मालूम है कि गरीबों की स्थिति क्या होती है, इसलिए मैं फोन उठा देता हूँ। अच्छा, समाराम जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने 1967 में आपको बॉर्न हुआ, राइट, जन्म हुआ, उसके बाद आपने लगातार सिलाई की, तो सिलाई का वो जमाने में आप क्या सिलते थे, गरासियों के कपड़े या क्या? गरासियों के कपड़े सिलते थे। उस समय में अपने जो उम्रवान व्यक्तियों के नहीं होती बनियान, जेब वाली मात्र पैसा 50 पैसे देते थे। 50 पैसे में सिलते थे? हाँ, और एक जब ओढ़नी सुंदड़ी खिलते थे ना, उसके 5 पैसे देते थे उस समय। तो कितने साल तक ये सिला? ये 5 साल तक। 5 साल तक सिला। तो कभी जब धागा पिरोते होंगे सुई में, तो कभी सोचे थे कि अपने गाड़ी नीचे होगी एक बड़ी सी और अपन घूमेंगे, ऐसा सोचते थे कभी? कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं ऐसा सोचा था। और सिलाई की इतनी मेहनत, मतलब हमारे को पूरे दिन भर करने पड़ती थी, रेडीमेड कपड़े सीते थे। और एक मतलब सुंदड़ी का 5 पैसा मिलता था, तो आप अंदाजा लगा दीजिएगा कि दिन में कितना हो सकता होगा। बड़ी मुश्किल से 10-11 रुपए, 12 रुपए, उस समय न्यूनतम मजदूरी शायद 8-9 रुपए थी। बाकी इस प्रकार के हमने अपने जीवन यापन किया है। तो समाराम जी, फिर मजदूरी, आप कंपनी में मजदूर भी तो थे? कंपनी में मैं डायरेक्ट सुपरवाइजरी लगाया था। सुपरवाइजर लगे थे। अच्छा, तो समाराम जी ये बताइए, जब सिलाई करते थे तो वो लोग आज जब मिलते होंगे, आज तो विधायक बन गए हैं, और एक बार नहीं, 2 बार से भी ज्यादा बार विधायक रहे, राइट? ठीक है, कि 3 बार विधायक रहे आप? 4 बार विधायक रहे। तो 4 बार विधायक रहे, तो अब आप ये बताइए कि अब जो वो मिलते होंगे सिलाई के समय जो साथ थे, वो क्या बोलते हैं अब? वो हमारे साथी है ना अभी भी, वही बोलते यार तुम तो कहीं आगे बढ़ गए और हम तो यहाँ के यहीं रह गए। तो मारवाड़ी में बोलते होंगे वो तो? हाँ, वो तो मारवाड़ी। क्या बोलते हैं आप सुनाइए? अरे यार समाथु तो खूब आगे की हो रहे, मैं तो पुटेसरिया। तो आप क्या बोलते हैं? मेरे को देखो भाई, अपने अपने कर्म होते हैं। तो मैं आपके साथ में था, साथी था, और एक दूसरे का मजाक करते अपन। कभी भी आप नहीं मानो, हम जब काम करते ना, कभी भी टिफिन नहीं ले जाते, चने होते और गुड़ होते, और रात दिन पूरे दिन का काम चला लेते थे सिलाई के समय। हाँ, गुड़ और चने अब फिर पानी पीते और हो जाता हमारा पूरा। अच्छा समाराम जी, ऐसे खुले खेत में आखिरी बार बातचीत कब की थी किसी से आपने? बातचीत अब हमारे तो खेतों में तो वही पानत करना वगैरह वगैरह। जिंदगी में जब मैं हमारी रोटेशन ड्यूटी आती, तो मैं पहले, अभी तो लोग खेती बैलों से नहीं करते हैं, हम पहले खेतों में पूरा खेत, मतलब 10 किला अनाज 1-2 बार खेतों को जोत करके मैं फैक्ट्री में जाता था। अच्छा, मेहनत की थी इतनी। पहले किसान खेती करते? मैं पूरी खेती करता था। उसके बाद आप फैक्ट्री में जाते? फैक्ट्री में बाद में जाते, क्योंकि हमारी ड्यूटी रोटेशन आती थी ना 4 बजे से रात को। अब फैक्ट्री में कैसा जीवन था? जीवन हमारा तो यही था, अपने मजदूर शिफ्ट में मिले चलती थी, तो उनको देख रेख करना बस। अच्छा, एक बात समाराम जी, क्या कारण है कि गरासिया समाज आज जहां इतना भारत आगे बढ़ गया है, अभी भी लोग उन्हें गलत तरीके से देखते हैं, आज भी वो मजदूर की तरह उन्हें ट्रीट किया जाता है? क्या कारण है कि गरासिया समाज अभी भी इतना विकसित नहीं हो पाया है आपके हिसाब से? हम गरासिया समाज के, हमारे जिला अध्यक्ष से हम पूरी कोशिश करते हैं कि एक तो हमारा जो ये, मैंने पूरी मेहनत करके टीएसबी एरिया किया है। अच्छा। आंशिक भाग को टीएसबी किया, संपूर्ण टीएसबी अभी जनगणना की वजह से बाकी है। संपूर्ण टीएसबी हम गारंटी से करवा देंगे, क्योंकि हमारे आदिवासी अशिक्षित है ना, इसलिए जनसंख्या बढ़ने में कोई कम नहीं है, आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे जैसे कम उम्र में शादी कर लेते हैं। आपकी उम्र कब हुई थी शादी? मेरी शादी भी, मेरी शादी हुई थी कम उम्र में हुई थी, 16 साल में हुई थी। 15-16 साल। शादी हो गई, शादी के बाद अभी कौन कौन है परिवार में? शादी होने के बाद में मेरे 4 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, और उनकी भी शादी सबकी आपने सबकी शादी करवा दी। अच्छा, ये बताइए, वो लोग क्या करते हैं? वो भी राजनेता, पॉलिटिक्स? नहीं, राजनेता नहीं, वो
3 तो अपने अल्ट्राटेक फैक्ट्री में है हाँ, और एक जेके लक्ष्मी सीमेंट में। हाँ, और बेटियां दोनों बेटियां दोनों, एक तो नेता है, नहीं, वो भी अपने जीवन में नॉर्मल काम कर रही है। हाँ, एक बेटी के जो कवर्सा है वो तो एलडीसी में अभी अभी पोस्टें हुई है। हाँ, और एक अपने हमारे वो जेएनएम किया हुआ है। तो हाँ। अच्छा ये बताइए समाराम जी, आपसे पहले और आपके बाद कोई अभी राजनीति में है, भारतीय जनता पार्टी में है, कोई बीजेपी में? मेरे परिवार से कोई नहीं, मात्र एक मैं ही हूँ, एक में आप अकेले ही हैं? अकेला। तो एक बात समाराम जी, लोग तो यहाँ ऐसे कहते हैं कि खुद आते हैं, खुद के बेटे को फिर ग्राम पंचायत में जिताते हैं, पार्षद जिताते हैं, नहीं, फिर आपने कभी ऐसा प्रयास किया? नहीं किया। क्यों? बेटे अब काम करते हैं, एक बार उसको वो जिद कर रहा था बेटा, तो पंचायत समिति का लिया था, तो हमारे परिवार में 2 खड़े हो गए थे। मेरे भतीज था एक, और तो फिर उन्होंने कहा कि दोनों भाई हैं, इसलिए वो हमारे पंचायत समिति के सदस्य बीटीपी से वो मेघाराम जी वो जीत गए थे, क्योंकि अब ये भी एमएलए दोनों भाई हैं, तो दोनों भाइयों को किसको सहमति दे, इसलिए फिर मैंने कहा तुम तो अपना धंधा कर लो। अच्छा समाराम जी ये बताइए, खाने में क्या पसंद है? खाने में तो हम तो सीधा एक मक्की के मतलब बड़ी अनाज की रोटी होती है, और अब तो ये गेहूं वगैरह होते हैं। पहले हमने ये जो कूरा बट्टी जो जीना अनाज जो जंगलों में बारिश के समय पैदा होता था वो खाए हुए हैं। ऐसा कभी हाँ। प्लेन में बैठे हो? प्लेन में? हाँ, प्लेन में तो ये एमएलए बनने के बाद में मौका मिला, पहले प्लेन तो का देखने को मौका कहाँ था। क्या बात करो, कभी अभी जब अभी प्लेन देखते हो, जब बैठते होंगे, कितनी बार बहुत बार प्लेन में बैठ गए? अब तो हमें बार बार, जैसे जयपुर है, हाँ, एक जाना दिन का प्लेन में। कार्यक्रम दिल्ली का 1 दिन का ही होता है, तो प्लेन में जाते हो। अच्छा, पहली बार प्लेन में कहाँ गए थे, याद है? पहली बार प्लेन में तो जयपुर ही गए थे। जयपुर गए थे। हाँ। कैसा अनुभव था, कुछ याद है? अनुभव तो आपको पता है कि देखा नहीं, कभी हाँ। सोचा नहीं, और इसमें से बैठ गए तो चेकिंग वेकिंग की होगी, और हाँ। वो याद एयर होस्टेस आती है, वो आकर बोलती है कि भाई 2 द्वार इस तरफ, 2 द्वार इस तरफ। हाँ, पूरा समझा देते हैं। तो आपने पूरा सुना था? पूरा सुना था, हिंदी में भी बोलते हैं। हाँ। वैसे तो इंग्लिश बोलते तो हमें मालूम पड़ता नहीं है, ठीक है, बाकी हिंदी बोल रहे हैं। हिंदी। तो एक बात ये समाराम जी, ऐसा मन डर नहीं लगा कि ससुरा ये प्लेन कहीं गिर तो नहीं जाएगा? वैसे वो बाहर दिखने को होता नहीं, तो कैसे डर लगे? डर तो ऐसे होता है कि भाई कैसे चलता है, बाकी सब लोग जाते हैं प्लेन में, तो ऐसा कुछ खास नहीं। खास। अच्छा समाराम जी, भारत से बाहर अभी तक कहीं गए आप? भारत से बाहर वो मेरा पासपोर्ट बनाने था, बनाया है, तो विचार करेंगे। अब विचार करेंगे। अच्छा, अभी तक भारत से बाहर कोई विदेश यात्रा आपने नहीं की? अच्छा समाराम जी ये बताइए, कुछ मुद्दे जो स्थानीय मुद्दे उन पे बात करें, आपके हिसाब से पिनवाड़ा और आबू जो आपका विधानसभा क्षेत्र है, उसकी क्या खासियत है? हमारे पिनवाड़ा आबू की कोई विशेष खासियत नहीं, विकास के कामों में कम पीछे हम कहीं नहीं है। पूरे जिले में सबसे अगर कोई काम हुआ होगा तो पिनवाड़ा आबू विधानसभा। क्या क्या काम है बताइए? जब मैं 2003 से बना, पहले भाखर क्षेत्र में कोई भी हो, प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी भी कोई भी गए हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा मौका प्रधानमंत्री जैसों का हुआ नहीं। फिर भी वहां पहले 32 नाला बोलते हैं उनको, 32 बार कटता है, लेकिन अपनी विधानसभा में 11-12 पुल आते हैं, तो अपन ने वो सारे के सारे पुलिये बना दिए थे। आपने बनवाए? हाँ। अच्छा, और पहले 8 बनवाए, फिर पहले 5-6, उसके बाद में 11 पुल हमने बनवाए थे। उसके बाद में ये अपने 32 बांध, वो भी अपनी सरकार में हुआ। अच्छा, और एक अपने रजवाड़ा बीच आबू रोड का वो हुआ, जब आबू रोड भी पहले इसी विधानसभा में, पहले आबू पिनवाड़ा था, अब आबू रोड रेवदर में गया, तो फिर अब पिनवाड़ा आबू। अच्छा ये बताइए मुझे समाराम जी, तो अब आपके जब अपोजिशन वाले जो है, जो वो लोग कहते हैं कि समाराम ने कुछ काम नहीं किया, इतने टाइम से उसको जिता रहे, तो आप क्या कहेंगे उनको? कौन से 2 काम जो आप गिनाएंगे कि ये 2 काम मैंने मेरी विधानसभा के लिए किए, ये सबसे बड़े काम है, वो कौन से समाराम जी? मैं उनको कहता हूँ कि सबसे बड़े काम तो टीएचपी क्षेत्र जो हमारे वनवासी भाई नौकरी लग रहे हैं, काफी सारे नौकरी, सबसे बड़ा काम तो ये है। ये आपके द्वारा हुआ? हाँ, हमारे द्वारा हुआ। हाँ, और दूसरा? और पहले आबू रोड जाना पड़ता था, एजीडी कोर्ट नहीं था यहाँ, वो भी हमने यहाँ लाया पिनवाड़ा के अंदर, ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अच्छा समाराम जी ये बताइए, लगातार मैंने ना जब लोगों से बातचीत की कि हम समाराम जी से प्रश्न पूछने वाले, तो उन्होंने कहा कि उनका एक मुद्दा है कि आबू राज का जो मुद्दा है, नाम कब बदला जाएगा, माउंट आबू का नाम आबू राज कब होगा, उसको लेकर क्या क्या अपडेट है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैंने अभी भी सीएमओ में गया था, तो मैंने कहा कि हमें बजट जितना भी कम दे कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे तो आबू राज करने में कोई बजट लगने वाला नहीं है, नहीं लगने तो वाला, क्यों नहीं हो सकता? तो और बोल दिया ऐसे ही सीएमओ को? मैंने बोल दिया ऐसे ही। हाँ। और मैंने कहा कि होटले वाले डरते हैं कि वहाँ मदिरा पीना या वो वगैरह वगैरह बंद हो जाएंगे, हमने कहा कि ये कहीं बंद नहीं होगा। अच्छा, होटलों वालों आक्रोश है कि ये करने से हमारे को पेट पे लात मारी जाएगी, पर ऐसा कहीं नहीं है। हाँ। वो तो खाली आबूराज एक 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, इसलिए उनका नाम हम चेंज करवाना चाह रहे हैं। और होगा? ये होगा, जल्दी होगा? जल्दी का पूरी कोशिश है। हमारे माननीय ओटाराम जी देवासी जो मंत्री हैं सिरोही जिले के, वो तो
पूरा कोशिश करेंगे। और मैं आपको बता, विकास के मामले में कॉलेज भी बना, राजनीतिक पेट चढ़ा है जो बिल्डिंग जगह का मामला है, बाकी तो कॉलेज 2000 वसुंधरा जी पूर्व सीएम ने अपने 15-16 में ही स्वीकृत कर दे और अस्थायी बिल्डिंग में, प्राइवेट बिल्डिंग में चल रहा है वैसे। अच्छा, मुझे ये समाराम जी, आप 2 सीएम के साथ, आपने कौन वसुंधरा जी के साथ काम किया? हाँ, 2 बार सीएम वसुंधरा जी के साथ में मेरा। ठीक है, और अब भजन लाल जी की सरकार में भी आप हैं, ठीक। आपको कभी कोई मंत्री पद नहीं मिला यार, क्या कारण है इसका? देखो, मंत्री पद ये है वो केंद्र तय करता है, ये हमारे को कोई किसी को, अब हमारे सीनियर लोग भी हैं, जूनियर भी हैं, सब एक है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी है कि किसी को मतलब पीछे बैठे वाले व्यक्ति को आगे बिठाते हैं, आगे वाले को पीछे भी बिठाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी बैठा है ना, सबको मौका, भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बनाया है ना, वो मौका मिलता है। भूपेंद्र पटेल को गुजरात में मुख्य। हाँ। आपने कभी अपने पार्टी के हेड से नहीं बोला कि अब समाराम को भी भाई बनाओ यार मंत्री, इतना टाइम हो गया, ऐसा कभी कहा नहीं समाराम जी? मैंने कभी नहीं कहा, मुझे तो लोग कोई भी कहते हैं कि समाराम यार मंत्री पद का कर दे। अरे यार, अपन तो स्वतंत्र है, ठीक है। हाँ। और मंत्री बनने के बाद में पूरे जाब्ता साथ में होता है, तो हम तो जनजाति से, हमें तो उल्टा महसूस होता है कि गांव में जाते हैं तो शर्मिंदी महसूस होती है कि ये देखो एमएलए है, इनके पुलिस की क्या आवश्यकता है। और जैसे हमारे जो पीएसओ लगा रखे हैं ना, वैसे आवश्यकता क्या होती है एमएलए को डरने की? एमएलए तो सेवा के क्षेत्र में जुड़ा जाता है, तो मैं तो कोई किसी की वो प्रोटोकॉल ही रखता नहीं। एक भी प्रोटोकॉल नहीं है? मैं तो पसंद नहीं करता रखना। क्यों भाई? हमें कोई डर नहीं है ना, हम उसी समाज से हैं, डर किस बात का? मैं तो ये सोचता हूँ कि जब ये अपने घर जाएगा तो इनकी सुरक्षा कौन करेगा? कल समाराम जी, कल है ना यहाँ पर सिरे में मुख्यमंत्री भजन लाल जी का प्रोग्राम था। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने 2 सीएम के साथ काम किया, भजन लाल जी के साथ आपके काम का कैसा अभी तक अनुभव है इतने दिनों में? भजन लाल जी का बहुत ही अच्छा जैसे है मिलने का, और जैसे वो संगठन का काम किए हैं, महामंत्री प्रदेश के 2-3 बार रहे हुए हैं, तो अनुभव है पूरा। और कार्यकर्ताओं का मतलब कार्यकर्ताओं की भी पूछ होती है वैसे। और बजट के मामले में भी जैसे दिल खोल के दिया, जैसे हमारे तो आपको देखो आदिवासियों का जो ये 12 करोड़ का तो ये रोईडा पुल दिया है, और 7 करोड़ 70 लाख का अपने पांडुरी वाला पुल दिया, कई वर्षों की मांग थी। अपने ये काशी विश्वनाथ का भी 8 करोड़ लगभग का बजट, और बस स्टेशन दिया, जिला अस्पताल दिया। विकास के मामले में सबसे पिंडवाड़ा आबू पूरे जिले में टॉपर है। एक जो विकास की बात करते हैं तो एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, वो मुद्दा है कमलेश मेटाकास्ट कंपनी का। आप जान रहे होंगे कि बहुत बड़ा मुद्दा है, लोगों से हम भी मिले तो लोगों में बहुत आक्रोश है। लोग क्या कह रहे हैं पता है समाराम जी, कि मैं तो वोट दिया है समाराम जी को, वो मेरे लिए कब लड़ेंगे? तो समाराम जी, आपका क्या इस पे पक्ष है कि कमलेश मेटाकास्ट कंपनी को लेकर जो 12 गांवों की 4 ग्राम पंचायत आंदोलन कर रही है, कह रही है कि हम 28 तारीख को बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे, हम लोग मांग करेंगे इसको, उसको लेकर आपका क्या टेक है इस पर? मैं तो जनता को हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि इन्होंने मुझे जहाँ बुलाया मैं गया। आप गए? गया हूँ, और उन्होंने कहा कि हमारे को सीएम से मिलवा दो। मैंने कहा तुमको मिलवा दूंगा। अच्छा। और 55 लोगों को मैंने कैबिनेट, जहाँ मंत्री बैठते हैं सीएमओ में, उन कैबिनेट मंत्रियों की उस कुर्सियों पे मैंने बिठा करके बात करवाई थी सीएम साहब से। सीएम साहब से, हमारे श्री 1000 ओटाराम जी जो मंत्री हैं सिरोज जी, तो वो साथ में थे हमारे। ठीक है। उनके माध्यम से हम पूरे उन लोगों को वहां बिठा करके हमने सीएम साहब से वार्ता करवाई। और सीएम साहब ने स्पष्ट कहा कि 1 इंच की भी जमीन तुम्हारे खातेदारों की नहीं जाएगी। और रही बात कोर्ट की इसको खारिज करने का, तो क्या तुम 4 पंचायतों के सरपंच हो, कोर्ट में चले जाओ और हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। फिर भी लोग क्यों आंदोलन कर रहे? तो अब लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। फिर भी मैंने इनको कहा, हम सीएम से मिले तो सीएम साहब ने कहा एक मैं यहाँ से कमेटी गठित करूंगा और आकर के आपको सारी बात समझाएंगे और व्यू ले लेंगे लोगों का। अगर नहीं करना है तो अपन नहीं करने देंगे। जबकि मैं स्पष्ट ये कहना चाहूंगा कि 2011-12 में कांग्रेस में इनका वो हुआ था जमीन वाला, तो पूरे राजस्थान में 6 ऐसे लीज हुए थे। तो 2013-14 में अपनी भाजपा की गवर्नमेंट आई, वसुंधरा जी पूर्व सीएम, तो उन्होंने सारी लीजों को निरस्त कर दिया। और उसके बाद में 21-22 में फिर इनकी सरकार कैबिनेट में लिया, तो कैबिनेट में इन्होंने प्रस्ताव रखा और वो कोर्ट से भी ये जीत के आ गए। तो बीजेपी का तो इसमें इतना रोल नहीं है, लेकिन इसमें कांग्रेसीकरण हो रहा है कि बीजेपी वाले करवा रहे हैं, जबकि बीजेपी वाले इनका पूरा सपोर्टर है। लेकिन हमेशा कांग्रेस वालों के पास में जाते हैं, और कभी लाल सिंह जाता, कभी कोई आता है, लेकिन आखिर में तो करेगी तो सरकार में जो वर्तमान हो वो।
अब वर्तमान हम सरकार है तो वो उनके पास में क्यों जावे? जैसे सीएम साहब ने समझाए, सारी बात की, फिर भी वो अशोक जी के पास में गए, और फिर अपने टीकाराम जी जूली के पास में भी गए। उन लोगों की राजनीति करनी है, क्योंकि पंचायत चुनाव आ रहे हैं, सबको सरपंच बनना है। कम से कम मैं गारंटी देता हूं कि ये कमलेश मेहता कास्ट का इतना कोई वो नहीं है। और ये हुआ जरूर है कि एमआई राजस्थान राइजिंग में उसको वो लिया है, भाजपा गवर्नमेंट में, उसमें बाकी सरकार की मंशा है कि इसको निरस्त करें, नहीं लगे। तो मैं आपसे अब सीधा पूछ रहा हूँ, क्या समाराम गरासिया जी जो आज विधायक है, वो क्या आज गारंटी देते हैं कि 1 इंच भी जमीन जो आंदोलन करे उनकी नहीं जाएगी, और जाएगी तो आप उनके साथ खड़े रहेंगे? 1 इंच की जमीन जाएगी तो मैं उनके साथ में खड़ा हूँ। आप ये चैलेंज कर रहे हैं? मैं चैलेंज करता हूँ। चलिए, तो अब बात करते हैं, वसुंधरा जी की बात हुई है, तो मुझे आप वसुंधरा जी की कुछ क्वालिटी आप बताइए जो आपको बहुत अच्छी लगी मैडम की, कि मैडम सबसे पहले टिकट आपको मैडम ने दिया था? सबसे पहले मुझे टिकट भारतीय मजदूर सर्वोदय संघ से मिला था। अच्छा, नहीं विधायक का टिकट की बात कर, विधानसभा का टिकट। अच्छा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले मैडम सीएम थी आपके, ठीक। मैडम के साथ आपने इतनी बार कार्य किया, मैडम की कुछ खासियत आपको पसंद आई हो? मैडम की भी खासियत तो बढ़िया थी कि वो हम मैडम के पास में एक काम लिए जाते थे। हाँ। और मैडम हमको ये पूछती करे, अरे कोई कौन से मंत्री का काम नहीं हुआ? हाँ। मतलब वो सारा व्यू ले लेती थी। हाँ। कि भाई कौन सा काम नहीं हुआ? हाँ। तो बता देते कि ये काम नहीं हुआ। तो वो भी मैडम का अच्छा टैग था कि एमएलए का कोई मंत्री काम ना करता हो तो वो उनका पूरा जायजा मैडम ले लेती थी। कभी कभी मैडम को मिस करते हैं कि अभी अगर मैडम सीएम होती तो कुछ और बात होती, ऐसा लगता है कभी? नहीं, मैडम सीएम होती तो वो बढ़िया है। और अब हमारे वो संगठन जो तय करता है भजन लाल जी है, बढ़िया। भजन लाल जी भी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मंत्री काम नहीं करता तो हम तो उनको ही कहते हैं कि वो काम हमारा नहीं हो रहा है, तो सीएमओ में हमारा काम सवेता ही हो जाता है, ऐसी कोई बात। अच्छा, एक बात बताइए समाराम जी, जब ना भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, तब राजनाथ सिंह, वसुंधरा जी सब चेयर पे बैठे थे, तो ऐसा मन में आया कभी कि यार पर्ची जो नाम दी है राजनाथ जी ने, उसमें मेरा नाम भी निकल जाएगा कहीं? ऐसा तो मैं कभी सोच ही नहीं था कि हम तो आदिवासी है ना। नहीं तो आदिवासी, वही तो आदिवासी सीएम राजस्थान का कैसा लगता आपको? हाँ, आदिवासी सीएम। मैं तो आपको ये मंत्री के लिए भी लोग कहते हैं, वैसे कोई बोले कि हमारे वो संगठन वाले कहते हैं कि सीएम साहब के पास में भाई साहब को पूछो, उनको पूछो। मैं मना बोलता हूँ, मेरे को मेरा नाम कहीं मत देना। क्यों? ये मतलब आपको पता है ना, ये इसमें लालच करने की तो बना लेते, तो यूं बना लेते, किसी की सिफारिश से नहीं होता। मैंने अपनी मानो एमएलए के लिए मैंने किसी की सिफारिश से नहीं की, तो मैं सीधा काम करता हूँ, भरोसे में रहते हो कि टिकट दे तो ठीक है, नहीं दे तो ठीक है। 2008 में तो कटा ही था, हम किसके पास में जाए, किसके पास में? हमारे कोई ना तो आगे नेता लोग हैं। हाँ। हम तो आदिवासी समाज, हमारे कौन मुखिया है? जनता व्यक्ति, जनता ने हमें कहा कि यार चलो वहाँ चलो। मैं क्यों, देखो प्रत्याशी अपन कमल का फूल होता है, इससे भागादौड़ी करने की जरूरत नहीं है। और हमने पार्टी का काम किया। लेकिन समाराम जी, आपने अभी कहा कि टिकट कटा था, जिस साल आपका टिकट कटा उस दिन बीजेपी का भी टिकट कट गया, यहाँ से हार गई बीजेपी, ठीक है? तो आपको ऐसा नहीं लगा, आपने कहा नहीं फिर कि देखो मेरे को दे दिया होता मैं जिता देता वापस? अपन ये कह नहीं सकते, अपना संगठन वो ऊपर से होता है, किसी एक दूसरे के कोई किसी के भरोसे नहीं होता है। कोई समझता है कि जिला अध्यक्ष जी के हाथ में होगा, कोई समझता है उसके हाथ में, किसी के हाथ में नहीं होता। वो तय करता है पूरा संगठन में, पूरी टीम बैठ करके। आपने पूछा नहीं कि यार मैंने 2 बार जिताया, मुझे काहे हटा रहे हो? वो बात मन में तो होगा समाराम जी, कहीं तो दिल में तो होगा। वही आप नहीं मानो, 1% दिल में नहीं था। फिर उनके गोपे सर जी में वो मेरे को मिले, मैंने मोटरसाइकिल लेके निकला। आज तो मेरा टिकट कटा और मैं सुबह मोटरसाइकिल में आराम से 10-1 बजे निकला। अरे किसी ने कहा हमसे, मतलब कहाँ जा रहे हो? मेरे को पिंड जा रहा हूँ। अरे आपका टिकट कटा नहीं, अरे हमको खूब दुख लगा। अरे मेरे को दुख काहे का लगा रे? टिकट कटा तो रहा है, परिवर्तन किया है। कटा तो रहा है परिवर्तन हुआ है। तो आपने फिर उनको कहा परिवर्तन हुआ। हाँ। फिर अरे यार हमको दुख लगा। मेरे को दुख लगाने की बात नहीं है। हाँ। जनता ने, भाजपा संगठन ने मुझे टिकट दिया और इसको भी संगठन ने दिया। हाँ। हर एक को मौका मिलता है, इसलिए ठीक है ना। फिर जब हार गई भाजपा, उसके बाद वापस जब अगली बार चुनाव आया, फिर हार गई, तब आरोप मेरे ऊपर लगाया। क्यों? कि वो के इन्होंने मतलब गलत प्रचार किया। मैं क्यों, आजकल तो मीडिया इतनी तेज है, एक भी शब्द पकड़ ले। पकड़ा ना, मैंने आपका एमएलए वाला पकड़ा ही था। मेरे को फिर नोटिस मिला था, तो मैंने नोटिस का जवाब दिया। और एक भी व्यक्ति को कहने वाला नहीं था कि एक भी मुंह से व्यक्ति को अरू करवा लो। नहीं, मैं राजनीतिक त्याग पत्र दे दूंगा। मेरे को चलो सीधा ऐसा। मतलब अपन साफ सुथरे हैं, पार्टी का काम करने वाले हैं। इतना मोह नहीं है कि हम ही बने, क्योंकि जनजाति का जो टिकट है सबके ऊपर नजर होती है। काम करने वाला कौन है, नहीं काम करता होता है। समाराम जी, ये बताइए कि एक
टैक्स भी लगता है। जब हम बातचीत करते हैं बेटों की, तो सिरे जिले में एक है ना जो टैक्स की बात करते हैं, विक्रम टैक्स, जो आपके माननीय मंत्री आपकी ही पार्टी के ओटाराम जी, उनके लड़के के विक्रम टैक्स लगता है। तो आपके भी 3 करीबन लड़के हैं, ठीक है, 4 लड़के, तो आपके बेटे कोई टैक्स लेते हैं क्या? भाई देखो, वो तो भोपा जी के ऊपर भी वो टैक्स लगाने का बात करते, लेकिन ऐसा है नहीं। मेरे बेटे राजनीतिक में किसी अधिकारी को फोन नहीं करेंगे, ना उनसे कोई मतलब नहीं, वो तो अपने धंधे में मस्त रहते हैं। और इसके अलावा वो राजनीतिक से हस्तक्षेप नहीं करते, और उनको पता ही नहीं कि डिजायर क्या होती है, कि वो क्या होता है, उनको ये भी पता नहीं है। कोई पता नहीं है, पढ़े लिखे हैं। कभी ऐसा नहीं है कि फोन करके बोले कि टैक्स लगे? नहीं, कभी मेरे लड़के, पूरे विधानसभा पूरे जिले को पता है कि समाराम का गराज, मेरे लड़कों को तो शायद मुझे लगता है कि पुलिस वाले भी शायद किसी को पहचानते भी होंगे, कि पहचानते भी नहीं होंगे कि एमएलए का लड़का है। क्या बात कर रहे हो? ये तो कोई कहे या तो मोटरसाइकिल पकड़ेंगे तो मैं तो एमएलए का लड़का हूँ, तो वो कहते हैं कि ठीक है, वैसे पूरे नियमों से वो चलते हैं, तो हेलमेट लगाकर, वैसा कोई है नहीं। अच्छा, मैंने सुना है कभी हार्ट अटैक आया था? हार्ट अटैक तो आया था लोकसभा चुनाव संपूर्ण होने के उसी दूसरे दिन। तो फिर डर तो लगा होगा कि कहा वही रे, मंत्री नहीं बनाने उससे पहले चला जाऊंगा तो यार। डर तो अब क्या लगे, अपन ऊपर वाले ने बसा लिया। वो अबू रोड में थे, हमारे पुनीत भाई सब साथ में थे, तो पूरे फटाफट गए। नहीं, पर डर लगा होगा समाराम जी की मंत्री पद रह जाएगा यार। नहीं, मुझे कभी डर नहीं होता। आप कार सेवा में गए, अब जब कार सेवा में गए आप, तब आपको उसके बाद ऐसे लगा था कि यार राम मंदिर बन ही जाएगा यार, इतनी मेहनत की? इतना विश्वास था। क्या बात कर रहे हैं? अब जबर जोर से नारे चलते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और मुलायम सिंह जी ने कहा कि यहाँ हमारे क्षेत्र में परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। हाँ। और मदन लाल जी खुराना के नेतृत्व में हम दिल्ली को पार किए, तो टोली ट्रैक्टरों की भर के बाद निकले ना। हाँ। तो हमारे ऊपर इतने फूल बरसाए। हाँ। कि मतलब इतने फूल बरसाए कि आप नहीं मानो, लारी की ट्रैक्टरों की टोली भर गई थी। हाँ। ये इतने फूल बरसाए थे। नहीं, फिर वो लगाए थे पैरा, झुंड वाइज, मतलब बैरिकेड लगा करके, उसको तोड़ते हुए बजरंग दल, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, नहीं करते करते नारे लगाते हुए पार कर गया, और कोई वो नहीं हुआ ऐसा। तो एक बात बताइए, फिर अभी राम मंदिर बनने का गए एक बार दर्शन करने? तो मैं जाके आ गया था। कब गए थे आप दर्शन करने? वो सीएम भजन लाल जी हमारे, वो लेके गए थे सभी एमएलए को। उसमें प्रतिपक्ष के कोई एमएलए नहीं आए थे, जबकि उनको दर्शन करने का भी वो भाग्य में नहीं लिखा है। तो वो लोग आए नहीं, प्रतिपक्ष के? नहीं आए। तो आपने ऐसे कहा नहीं कि भाई दर्शन करने कोई आ क्यों नहीं रहा है इस तरीके से? वो मौके पे यार हेलीपैड पे आए नहीं तो फिर हम किसको कहें, आए नहीं थे। आए नहीं, आप चले गए दर्शन? तो गए। कैसा लगा मंदिर देख के राम भगवान? बहुत बढ़िया। वहाँ ऐसे एरिया में जो विकास हो रहा है कि वहाँ के लोगों के दुकानें, होटलें, जमीन कोड़ियों की, वो मतलब एक करोड़ों की भाव की वो बन गई है। पत्थर यहाँ से गया है, पिंडवाड़ा से यहाँ से। ये नसीब है ना? नसीब है। और हमारे जो अरविंद सिंघल के वो है कि वो मतलब उनके, चलो ब्लेड बी पॉजिटिव, ठीक है, मैं बात करूँ पुनीत भाई, ठीक। क्या था ये ब्लड का, क्या है? अरे वो ब्लेड वाला, एक मिनट आपकी बात को विराम देते हैं। हाँ। ब्लेड की जरूरत है हमारे आदिवासियों की। हाँ। बी पॉजिटिव की। पुनीत भाई एक व्यवस्था करवा दो बी पॉजिटिव। धर्मेंद्र भाई फोन करो फटाफट, ठीक है? पासुमन फोन कर जो खून व्यवस्थित करें, ठीक है? ओके। तो आप खून भी पहुंचाते हैं लोगों को? देखो, हमारे जनजाति क्षेत्र में पत्थर गढ़ाई का काम करते हैं बहुत ज्यादा। इससे सिलोकोसिस की बीमारी ज्यादा होती है, इसलिए कई गांव के गांव खाली हो गए। और अब खून की आवश्यकता होती है, खून अब किसी का होता नहीं है। तो वैसे जन्म दिवस पे लोग दुनिया भर के काम करते हैं। मैं जन्म दिवस पे एक रक्तदान का कार्यक्रम करवा लेता हूँ। पहले मैंने रक्तदान का कार्यक्रम करवाया था, तो 350 मतलब हमारे यूनिट हुई थी। 350 यूनिट? 350 यूनिट हुई थी। और लोग तो फिर भी धीरे आ रहे थे, लेकिन उन्होंने वो क्या, अब तो समय हो गया तो नहीं, हमारे वो 400 से बाहर जाते। इतना हमारे, जब ये हमारे सारे कार्यकर्ता मजबूती से, आबू रोड में तो हमारे पूरे यूनिवर्सिटी में वगैरह, पुनीत भाई इसमें एबीवीपी में काम किए हैं ना, सारे हमारे कार्यकर्ता खूब सारे, तो का हो जाता है। और दूसरा मतलब भी मैंने रक्तदान ही करवाया था अच्छे तरीके से। मैं ये काम करवाता हूँ। तो हमारे धर्मेंद्र भाई बहुत पुराने हैं, और किसी भी प्रकार का वो व्यवस्था हमेशा करवा देते। रक्तदान संबंधित कोई भी हो, मुझे कभी भी फोन करे तो मैं किसी भी मैं तो खुद भी कह देता हूँ कि अगर धर्मेंद्र भाई का वो अनुपस्थित होता तो मैं तो खुद ही मेरे कार्यकर्ता को भेज देता हूँ कि खून दे दो और करा दो, तो हो जाता है व्यवस्था।
अक्सर है ना आदिवासियों को लेकर है ना एक मिथ है, जो और गरासियों को लेकर भी अक्सर है ना, रात को कई इलाकों में ऐसा लगता है कि गरासी समाज के लोगों से खतरा है, या फिर गरासी समाज में जो अशिक्षित अनएजुकेटेड लोग हैं, तो उसको लेकर आप किस तरीके से सोचते हैं? आपको नहीं लगता कि इनको बदलना चाहिए? अब समय ऐसा आ चुका है कि गरासियों को लेकर जो मानसिकता समाज में, उसे बदलने का समय आ गया है। गरासियों को लेकर जो लोग समझते हैं खतरा है, आप अनजाने गांव से भी जाएंगे, गरासिया हिफाजत इतनी करेगा जैसे शहर वाले नहीं कर सकते। गरासिया बहुत सम्मान देता है, अनजान व्यक्ति को मतलब सुविधा देना ऐसा कहीं नहीं है। अशिक्षित लोग कोई लाखों में कोई एक होता है, पीने वाला व्यक्ति होता है तो वो उसकी समझ नहीं होती, पी करके करता है। बिना पिया हुआ व्यक्ति गरासिया कभी नुकसान नहीं करेगा। और ये धीरे धीरे भ्रांतियां है, ये तो हम दूर करेंगे। लेकिन जितनी भी ये चोरियां होती है, कोई सारे गरासिया नहीं होते हैं। जितने आज बदनाम जरूर गरासिया है, लेकिन ये शहरवासी दाए बाएं करने वाले लोग होते हैं, ऐसा कोई गरासिया में। तो ये मान सकते हैं कि बदनाम गरासिया है लेकिन बदमाश नहीं है गरासिया। बदमाश नहीं। अच्छा, ये बताइए मुझे कि आज अगर भारत में और खासकर राजस्थान में, मैं क्या ये मान सकता हूँ कि समाराम गरासिया, जिसका इतना बड़ा आज पॉलिटिकल कद हो चुका है, इतने टाइम से एमएलए है, तो राजस्थान में किसी भी गरासिया, आदिवासी या ट्राइबल को कोई समस्या होगी तो समाराम गरासिया उसके लिए खड़ा रहेगा? बिल्कुल, उसके लिए मैं खड़ा रहूंगा। आदिवासी के रात को भी 12 बजे अगर जरूरत पड़ेगी, मैं वहां पहुंचूंगा, उसकी मदद करूंगा। लेकिन अगर वो पार्टी से उसका विचार अलग हुआ तो? अगर पार्टी से विचार अलग होता है, वो मानवता के रूप में उसकी मदद तो करनी अपना धर्म बनता है। अब पलटेंगे नहीं बात से? पार्टी का कोई नेता होता है तो वो उनकी बात करते हैं, लेकिन अपन मानव सेवा करना अपना फर्ज है। मानव सेवा, मानव सेवा, ये अपना धर्म है। अच्छा समाराम जी, ये बताइए, आप, हमने राजनीति की बात की, गरासियों की बात की अलग, अब थोड़ी सी बात कर ली जाती है, क्या मूवी, वो पिक्चर विक्चर देखते हैं? कोई मूवी देखते हैं? नहीं, मैं पिक्चर तो बहुत कम देखता। क्यों? इतना शौक ही नहीं पिक्चर देखने। वो शौक नहीं? लास्ट पिक्चर कौन सी देखी थी समाराम जी? लास्ट पिक्चर अब देखने का तो शौक ही नहीं है, तो मोह नहीं है, तो हम क्या बताएं आपको पिक्चर। कोई तो देखी होगी यार समाराम जी, प्रधानमंत्री देखने जाते हैं पिक्चर, आपने पिक्चर नहीं देखी यार कोई? हमारे जैसे वो विधानसभा सारे एमएलओ को दिखाते हैं, तो वो कभी कभी एमएलओ के साथ में देखने जाए। कौन सी थी? पता नहीं, वसुंधरा जी के समय भी दिखवाया था। हाँ। और उसके बाद में अभी भी दिखवाया, पर मुझे वो फिल्म का नाम याद नहीं रहता है। नहीं, अच्छा, हीरोइन कौन सी अच्छी लगती है? अब हीरोइन को तो हम क्या बताएं। अपनी बात ऐसी करते हैं, हीरोइन ठीक है, वो अपने देखने वाले होते हैं कि वो देखते हैं कोई। नहीं, कोई हीरो तो कोई पसंद होगा? सनी देओल, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, कोई पसंद? हीरो तो वैसे डायलॉग कहने में तो वो शत्रुघ्न सिन्हा। कौन सा डायलॉग? विनोद खन्ना। एक डायलॉग। मेरे को तो बहुत। अरे समाराम जी, एक कोई भी डायलॉग आपका जो पसंदीदा हो। याद नहीं आ रहा है डायलॉग तो। नहीं समाराम जी, याद तो होगा, आप छुपा रहे हैं, बताइए। मैं इतना वो फिल्मों का शौक नहीं। अरे पर समाराम जी, तो जो पुराने जमाने में एक दो डायलॉग तो याद होंगे यार, ऐसे थोड़ी हो सकता है। कौन, शोले पिक्चर देखी है? शोले देखी थे। हाँ, तो डायलॉग तो याद हुए। वो तो वो उसका डायलॉग सबको याद होता है। वो अपने वो खान है, अमजद खान। हाँ, कौन सा? वो तो शोले में जैसे कितने आदमी थे, समाराम जी पूछा कितने आदमी थे, तो क्या 3, वो 3 और वो 2 और तुम 3। हाँ। फिर भी आप आ गए वापस। अच्छा, शोले के बाद फिर जंजीर वंजीर कोई पिक्चर नहीं देखी? जंजीर, हाँ, वो जंजीर और कालियान देखा तो है। तो याद नहीं? याद नहीं। कालिया का कोई तो डायलॉग याद हो? हीरो अमिताभ बच्चन कैसे लगते हैं आपको? अमिताभ बच्चन भी ठीक है हीरो, तो जब देखने में तो सब उनका तो वो एक्टिंग वही है, तो फिर क्या। नहीं, ऐसे नहीं समाराम जी यार, एक तो कोई तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कोई देसी आपका गरासियों का कोई गाना कोई याद है आपको, जो लोक गाना हो, लोक संगीत हो, लोक भजन हो? गरासियों का गाना तो पुराने लोग गाते थे। कोई गाओ, कोई भी एक लोक। गरासियों का गाना तो हमारे कई स्कूलों में गाते थे। पुण्या क्या गावेगा? अरे गाओ, आनंद है, आनंद है सौरभ जी, आनंद है। एक हम तो वैसे गाना में शामिल होते नहीं थे, पर फिर भी लोग मोर का गाते थे कि लीला मोरिया रे मेगोरो बॉन रे, लीला मोरिया रे, लीला मोरिया रे, पारवा बार परिया बारे काल रे, लीला मोरिया रे परिया बारे का। ये बताइए लीलाराम जी, आप कभी, आपकी धर्मपत्नी से संबंध कैसे हैं आपके? धर्मपत्नी से संबंध तो जैसे सबके होते ही हैं, तो संबंध अच्छे ही है ना। ऐसे कहते नहीं उम्र में बढ़िया नहीं कि लेट आओ थे तो यार? नहीं, हमारी धर्मपत्नी कभी ऐसा नहीं बोलती लेट आओगे। उनको पता है राजनीतिक है, सिर्फ खाने के समय फोन हो जाता है कि कब आओगे, ये बाकी। खाना घर पे ही खाते हो आज भी? मैं हमेशा खाना घर पे खाता, होटलों में कभी नहीं खाता। क्यों? मैं शादी में जाता तो खाना मेरे को, हमारे को तो खाना कहीं पसंद नहीं आता, सिर्फ घर। पत्नी के हाथ का? पत्नी के हाथ का। क्या पसंद आता है, वो क्या बनाती है जो पसंद आता है?
भले अब तो हमारी बहू बनाती है, हाँ, बाकी घर का खाना ही अच्छा लगता है। घर का ही खाना अच्छा लगता है। अच्छा ये बताइए समाराम जी, स्कूल में जब कभी पढ़ते थे, आपने बताया 8वीं तक पढ़े आप, राइट? हाँ, 9वीं नवे। में पढ़ा था, हाँ। सप्लीमेंट्री आई तो मैंने दी नहीं। दीदी हम्म। कौन जाए आगो दारी ये करी? हाँ, नहीं कौन जावे। कौन जाए? तो आपने धंधो करी सिलाई। अच्छा ये बताइए, सिलाई किसने सिखाई थी आपको? सिलाई हमारे अपने बनवासी कल्याण परिषद, अच्छा वहां पर जाते थे सिलाई सीखने? अपने गुणवंत सिंह जी कोठारी के मार्फत बाबूलाल जी ये अपने यहाँ देखा करते थे। अच्छा अच्छा। अच्छा ये बताइए, तो आप जब भी ये पढ़ते स्कूल में तो सब मारते होंगे टीचर वीचर यार, कि नहीं मारता? मार सा क्या मारे, हम तो बड़े बड़े थे और इधर दाएं बाएं स्कूल में बस्ता लेके जाते ही नहीं, तो 1-2 कॉपी लेके जाते और निकल जाते दाएं बाएं होके बस। क्यों? अब कितनी देर स्कूल में बैठना, वो करना। पढ़ा रहा था, भारत का भविष्य थे ना आप यार, ऐसा नहीं फील हुआ कहीं? मैं वो इतना समय पढ़ा नहीं, इसलिए मैं तो सप्लीमेंट्री आई और मेरे साथ में पढ़े हुए सब के सब मास्टर है। ले, तो उनको बोला नहीं तुम मास्टर मेरे नीचे हो आज? मैं मजाक में बोलता हूँ यार, मेरे को तुम पढ़ा तो नहीं, लेकिन मेरी नौकरी नहीं लगी, एमएलए तो आप लोगों ने मुझे बना दिया। ऐसा नहीं तो वो आपको आपका डिजायर लेके नहीं आते होंगे कि भाई? आते हैं, वही आते हैं। तो थे का कॉफे मैं क्या लिखता हूँ, अरे यार एमएलए साहब यार हमारा तो क्या करें। तो आप कर दे तो फिर हेल्प? हाँ, मैं हेल्प करते हैं। अच्छा ये बताइए समाराम जी, कोई भी व्यक्ति अगर आपकी इस पंचायत से, आपकी इस विधानसभा क्षेत्र से आपके पास आता है तो आपकी मदद करते हैं कि उसके देखते हैं कि पार्टी बीजेपी का है कि कांग्रेस का नहीं, है? मैं वो कभी नहीं देखता। ऐसा? मैं कभी नहीं देखता कोई भी व्यक्ति, और मेरा काम है काम करना, और कभी नहीं बोलता कि तू कौन सी पार्टी से है। उसके ऊपर लिखा हुआ तो होता नहीं, अध्यापक होते हैं। और मेरे पास में कोई फोन आता है कि मेरे को खून दिलवाना, मैं थोड़ा पूछता हूँ कि तू कौन सी पार्टी से है। टोल नाके पे आके बात करते हैं, मेरे साथ मेरे को रोक दिया है, मैं थोड़ा पूछता हूँ कि भाई कौन है तू, जाने दे, अपना आदमी है। बस अगर वोट नहीं देता होगा तो यार नहीं देता है तो वो जाता है, फिर बाद में वो जाने उसका काम जाने। मेरा एक ही है मकसद, कोई भी फंसे व्यक्ति की मदद करना। कौन है वो जानकारी लेना अपना काम नहीं है, बस। समाराम जी आखिरी बार रोए कब थे? मैं तो रोना तो मेरे को कभी आया नहीं, ऊपर वाले ने अभी तक तो नहीं सिखाया। कभी रोना नहीं आया? दुख में? बचपन में रोया होगा तो मुझे पता नहीं है। उसके बाद इतने सालों में, आज उम्र कितनी हो गई? मेरी 59 वर्ष। कभी इतने लंबे अरसे में रोना नहीं आया समाराम जी? कभी नहीं? किसी नहीं। दुख से? कि जीवन में अक्सर कई ऐसे दुख आते हैं, ऐसे समय आते हैं जब इंसान का मन टूटने लगता है, तो कभी समाराम जी रोना नहीं आया कि? मेरे को कभी रोना नहीं आया, सिर्फ मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ तब मेरे को रोना आया, और मेरी मदर का। बाकी मैंने कभी आज दिन तक मुझे रोना होता नहीं। पिता के साथ संबंध कैसा था आपका? बहुत बढ़िया संबंध है। मेरे पिताजी दिव्यांगन थे। दिव्यांग थे? एक हाथ और पैर से, और फिर भी हल चलाते थे, मतलब कैसे भी करके मजबूती से। किसान थे वो। कितने भाई बहन हैं आप? मेरे 2 भाई है, 3 बहन है। तो उन सबका पालन पोषण आपके पिता ने किया? सबका पालन पोषण मेरे पिताजी ने, एक हाथ और एक पैर खेती से मात्र। इतना संघर्ष से आप लोग? इतना संघर्ष। तो जब ये कांग्रेस वाले और जो भी दूसरी पार्टी वाले कहते होंगे कि समाराम बहुत भ्रष्टाचार का पैसा कमा लिया है, कोई ऐसा कहता है, तब कैसा लगता है आपको? मैं इनको कहता हूं कि एक भी कोई, इतने सारे अध्यापक है, पुलिस वाले है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है, ये जो एलडीसी वगैरह, कोई जालोर से कहीं दाएं बाएं लाना, डूंगरपुर से लाना, अगर किसी एलडीसी का, आरआई डिपार्टमेंट, पटवारी वगैरह वगैरह का, मास्टरों का, ग्राम विकास अधिकारियों का डिजायर के अंदर अगर पैसा लिया और कोई भी अगर साबित कर दे तो मैं मेरी राजनीतिक छोड़ दूं। क्या बात कर रहे हो? ना, मैं चैलेंज देता हूं। फिर भी आरोप लगाते हैं? ये तो काम करता है, उसके ऊपर तो आरोप तो कोई न कोई लगा ही देते हैं। मोदी जी के ऊपर आरोप लगाते, विपक्षियों का काम ही क्या है? अपने सीएम भजन लाल जी के ऊपर कोई बोलते, बाकी अब कोई इनके पास में कोई तथ्य है नहीं ना। वसुंधरा जी के ऊपर लगा देते। आज पीएम कितना बड़ा लीडर है, आज दिन तक कोई सिद्ध करके देखे कि क्या मतलब है। आप खैर मैं तो यहाँ लेके आया, अगर मेरे आप घर पे जाते, मेरे सोने के लिए भी लकड़ों के ही खाट है। मेरे कभी वो घर में आप बेड नहीं देखते होंगे कि बेड है कि वो है। वो हमारा सिस्टम पुराना ही है, वही जो मैं जनजाति का एमएलए हूँ, और जनजाति परिवेश मेरी वही है। ये है। कभी वैसा नहीं है कि बड़ा सा कोठी महल बना दिया और रहने का? मेरा खुद का घर ही नहीं है। खुद का घर नहीं है? मेरा खुद का नहीं, सब 4 लड़के 4 लड़कों का मुकाम बना दिए। खुद का घर नहीं है? नहीं है, मेरा वो ऑफिस है जो 96 में बनाया था, जो आप आए थे पहले। वो 96 में बना हुआ है, जब मैं एमएलए भी नहीं था।
अच्छा, अंत में मैं बस आपसे ये जानना चाहूंगा समाराम जी, एक ऐसा व्यक्ति आपके जैसा जो एक बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड में पैदा हुआ, गैरासिया परिप्रेक्ष्य में रहा, उसके बाद सिलाई का काम किया, वॉल्केम कंपनी में सुपरवाइजर रहा, भारत संघ मजदूर संघ में रहा, लगातार एमएलए बना, टिकट परिवर्तन हुआ, आपकी भाषा में कटा नहीं परिवर्तन हुआ, और आज भी लगातार एमएलए के पद पे रहे। आप इतने बड़े सफर में अपने आप को कोई एक चीज जो आज की नवयुवक पीढ़ी को समझने के लिए हो कि इस चीज को पकड़ के रखिए, जीवन में आपका सक्सेस होगा ही, सफलता मिलेगी मिलेगी, तो वो क्या होगी? वो एक चीज मात्र यही होगी कि अपने लक्ष्य को मजबूती से साधे और अपने उम्र को नहीं देखें और आगे पढ़ने का प्रयास करें, और कम उम्र में जब तक अपने पैरों पे ना खड़े हो, जब तक शादी ना करें, तब हमारा गरासिया समाज किसी से कम नहीं है। इतना इंटेलिजेंट, इतना होशियार, इतना फ्रेश वातावरण में, शुद्ध वातावरण में रहने वाला हमारा गरासिया समाज के इतने लड़के हैं, नंबर टॉप पे लाते हैं, कुछ भी करते हैं। लेकिन एक ही बात का अगर ध्यान रखें कि वो मतलब कम उम्र में शादी न करे और लक्ष्य का उसका मतलब जज्बा, उनका हौसला बुलंद हो, ये बस रखें, तो हमारा गरासिया को कोई पीछे नहीं रख सकता, समाज को। इतने होशियार हैं। चलिए, ऑन दिस नोट कि गरासिया समाज इतना आगे जाएगा, उसके लिए समाराम गरासिया जी जो विधायक है यहाँ के आबू पिंडवाड़ा के, लगातार काम कर रहे हैं। आपको ये बातचीत कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। समाराम जी ने डायलॉग नहीं सुनाया तो अगली बातचीत में सुनाएंगे डायलॉग, पक्का समाराम जी? पक्का। किसका? शत्रुघ्न सिन्हा का? शत्रुघ्न सिन्हा का चुनाव होगा। खामोश ऐसा वाला? हाँ, ठीक है, चुनाव होगा कोई न कोई। तो कोई ना कोई डायलॉग जरूर सुनाएंगे, और तब तक अपने राम विशाल को ऐसे ही साथ देते रहिए। शुक्रिया।